अगर भारत में सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो इस लिस्ट में कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी और फैंटा जैसे बड़े नाम तुरंत सामने आते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज गौर करने वाली है, इनमें से ज्यादातर ब्रांड या तो कोका कोला कंपनी के हैं या फिर पेप्सिको के। यानी पिछले कई सालों से भारत की कोल्ड ड्रिंक मार्केट पर इन दो बड़ी कंपनियों का दबदबा रहा है। इस दौरान जितने भी नए ब्रांड्स मार्केट में आए उनमें से ज्यादातर के लिए इन दिग्गज कंपनियों के सामने टिक पाना मुश्किल रहा। किसी को खरीद लिया गया तो किसी को मार्केट से बाहर होना पड़ा। लेकिन इसी मार्केट में एक छोटा सा इंडियन ब्रांड आता है, लाहौरी जीरा। सिर्फ 10 रुपये की बोतल बेचकर यह ब्रांड करीब 2,800 करोड़ रुपए की कंपनी बनने की तरफ बढ़ रहा है। आज इसकी हर दिन करीब 50 लाख से ज्यादा बोतलें बनती हैं और इसका नेटवर्क 5 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इसकी सक्सेस को देखकर मार्केट में इसके जैसे दिखने वाले 70 से ज्यादा डुप्लीकेट ब्रांड्स भी आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी मुश्किल मार्केट में एक छोटा सा इंडियन ब्रांड इतना बड़ा कैसे बन गया? सिर्फ 10 रुपये की बोतल बेचकर यह कंपनी इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर पाई? जब मार्केट में कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप और स्प्राइट जैसे बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं तो लोगों ने लाहौरी जीरा को इतना पसंद क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, इसके नाम में लाहौरी का मतलब क्या है? क्या इसका सच में पाकिस्तान के लाहौर से कोई कनेक्शन है? तो आज की इस कहानी में शुरुआत से समझेंगे कि लाहौरी जीरा की शुरुआत कैसे हुई, इसने भारत की कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाई, 10 रुपए की बोतल के पीछे इसका बिजनेस मॉडल क्या है। लाहौरी जीरा के फाउंडर सौरभ मुंजाल ने जब पहली बार अपने घर वालों को बताया कि वो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनका परिवार भी शॉक्ड था। क्योंकि सोचिए, अगर कोई MBA डिग्री होल्डर अपनी अच्छी खासी सैलरी और सिंगापुर की जॉब छोड़कर ऐसे मार्केट में उतरना चाहे जहां कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों के सामने बहुत कम ब्रांड टिक पाए हैं, तो हैरानी होना लाजमी है। एक समय था जब हमारे अपने देसी ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और रिम जिम काफी पॉपुलर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें से कुछ ब्रांड्स बड़ी कंपनियों ने खरीद लिए और कुछ मार्केट से गायब हो गए। ऐसे में सौरभ का फैसला सिर्फ इमोशनल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक क्लियर बिजनेस लॉजिक था। उन्होंने नोटिस किया कि मार्केट में मौजूद ज्यादातर इंटरनेशनल ब्रांड्स कोला, ऑरेंज और लेमन जैसे फिक्स्ड फ्लेवर्स पर फोकस कर रहे थे, जबकि भारत में सदियों से पसंद किए जाने वाले देसी टेस्ट जैसे जलजीरा, शिकंजी और आम पन्ना पर कोई बड़ा ब्रांड ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अगर चीन, जापान या कोरिया जैसे देशों को देखें तो वहां की कंपनियां अपने लोकल फ्लेवर्स को काफी सीरियसली लेती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। जबकि भारत इतना बड़ा और डाइवर्स देश है कि हर 100 से 150 किलोमीटर के बाद भाषा, खाना और स्वाद बदल जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, चटपटा टेस्ट। चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, लोगों को चटपटा और मसालेदार स्वाद पसंद आता है। इसके बावजूद ऐसी कोई पैकेज्ड ड्रिंक नहीं थी जो इसी देसी टेस्ट को बड़े लेवल पर लोगों तक पहुंचा सके। अगर किसी को जलजीरा या शिकंजी पीनी होती थी तो या तो घर पर बनानी पड़ती थी या फिर किसी लोकल ठेले से खरीदनी पड़ती थी, जहां हाइजीन भी हमेशा एक सवाल रहता था। यहीं से सौरभ के दिमाग में आइडिया आया, अगर लोग ठेले पर जलजीरा और शिकंजी पीना पसंद करते हैं तो उसी देसी टेस्ट को एक क्लीन और हाइजीनिक बोतल में क्यों नहीं दिया जा सकता। टेस्ट वही रहे लेकिन क्वालिटी और पैकेजिंग बड़े ब्रांड जैसी हो। इसी आइडिया के साथ साल 2017 में सौरभ मुंजाल ने अपने 2 कजिन सौरभ भूटना और निखिल डोडा के साथ मिलकर आर्चियन फूड नाम की कंपनी शुरू की। कंपनी का पहला प्रोडक्ट था जीरा मसाला सोडा, जिसे एक यूनिक नाम दिया गया, लाहौरी जीरा। फाउंडर्स के सामने पहली स्ट्रैटेजी यही थी कि कोक और पेप्सी से सीधे मुकाबला करने के बजाय अपनी अलग कैटेगरी बनाई जाए। लेकिन सिर्फ नया देसी फ्लेवर लॉन्च कर देना काफी नहीं था। प्रोडक्ट का टेस्ट ऐसा होना चाहिए था कि कोई इंसान पहली बार पीने के बाद दोबारा खुद खरीदे और दूसरों को भी रिकमेंड करे। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में पैकेजिंग और मार्केटिंग ध्यान खींच सकती है, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो पूरा गेम वहीं खत्म हो जाता है। लाहौरी जीरा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इस देसी जीरा सोडा के टेस्ट को हर बोतल में बिल्कुल एक जैसा कैसे रखा जाए। क्योंकि बेवरेज इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा गेम है। किसी एक इंग्रेडिएंट की मात्रा थोड़ी भी कम या ज्यादा हुई तो पूरा स्वाद बदल सकता है। इसीलिए कंपनी ने अपना प्रोडक्शन किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स करने के बजाय खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार किया। अब प्रोडक्ट तैयार था, टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा था, लेकिन अगला सवाल था
इसकी कीमत कितनी रखी जाए। फाउंडर्स ने पहले कॉस्ट देखकर कीमत तय नहीं की। उन्होंने पहले ऐसा प्राइस पॉइंट चुना जिसे आम आदमी आसानी से खर्च कर सके और फिर अपनी कॉस्ट उसी हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी सोच के साथ लाहौरी जीरा की बोतल की कीमत रखी गई सिर्फ 10 रुपए। 5 रुपए पर मार्जिन बचाना मुश्किल था और 15 रुपए की कीमत कस्टमर के खरीदने के फैसले को प्रभावित कर सकती थी। ऐसे में 10 रुपए का प्राइस एक स्वीट स्पॉट बन गया। इतनी छोटी रकम कि कस्टमर बोतल खरीदने से पहले ज्यादा सोचता भी नहीं था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई। जब सरकार ने कोल्ड ड्रिंक पर जीएसटी बढ़ाया तो कंपनी ने कीमत बढ़ाने के बजाय बोतल का साइज 200 ml से घटाकर 160 ml कर दिया, लेकिन कीमत 10 रुपये ही रखी। अब सवाल था कि 10 रुपये में कंपनी पैसा कमाती कैसे है, क्योंकि 10 रुपये एमआरपी का मतलब ये नहीं कि कंपनी की जेब में पूरे 10 रुपये आते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। करीब 40% जीएसटी माने तो 10 रुपये में से लगभग 4 रुपये टैक्स में चले गए और करीब 6 रुपये बचे। इसके बाद रिटेलर का लगभग 2 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर का करीब 80 पैसे और सुपर स्टॉकिस्ट का करीब 20 पैसे हिस्सा निकल जाता है। यानी इन सभी हिस्सों के बाद कंपनी के पास लगभग 3 रुपये ही बचते हैं और इन्हीं करीब 3 रुपये में बोतल की प्लास्टिक, लेबल, चीनी, जीरा, मसाले, गैस, बिजली, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सारे खर्च मैनेज करने होते हैं। तो असली सवाल ये है कि इतने कम मार्जिन के बावजूद लाहौरी जीरा इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। इसके पीछे 3 बड़े रीजन थे। पहला, कंपनी के पास शुरुआत से ही अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट पर कंट्रोल रहा। दूसरा, प्लांट्स को डिमांड वाले इलाकों के पास रखा गया जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुई। और तीसरा, कंपनी ने एडवांस पेमेंट मॉडल पर फोकस किया जिससे पैसा लंबे समय तक अटका नहीं रहा। यही वजह थी कि 10 रुपये की बोतल होने के बावजूद कंपनी शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल बनी रही और करीब 15% के आसपास का मार्जिन मेंटेन कर पाई। लेकिन प्राइस तय कर देना एक बात है और उस प्राइस को कई सालों तक बिना बदले चलाना बिल्कुल अलग चुनौती है। इसी सोच के साथ लाहौरी जीरा की टीम ने एक और अहम फैसला लिया। फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखा जाए। आमतौर पर जैसे ही कोई ब्रांड थोड़ा सक्सेसफुल होता है, नए फ्लेवर्स और नए प्रोडक्ट लॉन्च होने लगते हैं। लेकिन लाहौरी जीरा ने इसका उल्टा किया, क्योंकि जितने ज्यादा फ्लेवर्स होंगे उतना ही कस्टमर के बीच कंफ्यूजन बढ़ेगा। फैक्ट्री में अलग अलग प्रोडक्शन लाइन, रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री मैनेज करना भी मुश्किल होगा। जब पूरी फैक्ट्री का फोकस एक ही प्रोडक्ट पर हो तो प्रोडक्शन आसान रहता है, टेस्ट को हर बार एक जैसा रखना आसान होता है और रिटेलर को भी सिर्फ एक नाम याद रखना पड़ता है। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक कनेक्शन बनने लगा। अगर जीरा वाली पैकेज्ड ड्रिंक चाहिए तो लाहौरी जीरा लेना है। लेकिन इसके बाद कंपनी के लिए एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ सामने आई। आमतौर पर किसी नई कोल्ड ड्रिंक को सबसे पहले यंग लोग ट्राई करते हैं, लेकिन लाहौरी जीरा के साथ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इसे सबसे पहले 50 से 60 साल की उम्र के लोगों ने काफी पसंद किया। इसकी वजह थी जीरा और मसालों वाला टेस्ट। लोगों को लगता था कि जीरा और काला नमक जैसी चीजें पेट के लिए अच्छी होती हैं और इसी वजह से यह ड्रिंक उन्हें बाकी कोल्ड ड्रिंक्स से अलग लगती थी। धीरे धीरे यही चीज लाहौरी जीरा की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जो प्रोडक्ट शुरुआत में सिर्फ एक फ्लेवर था वो धीरे धीरे पूरी फैमिली का ड्रिंक बनने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो सही जगह उपलब्ध ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेवरेज इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा गेम है। सोचिए, ऐसा हो सकता है कि आपको आसपास साफ पानी तक आसानी से न मिले, लेकिन 200 मिलीलीटर की थम्स अप की बोतल किसी न किसी दुकान पर जरूर मिल जाएगी। इसका कारण सिर्फ टेस्ट या मार्केटिंग नहीं, बल्कि मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आमतौर पर नया कोल्ड ड्रिंक ब्रांड बड़े शहरों से शुरुआत करता है, लेकिन लाहौरी जीरा ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने समझा कि भारत की बड़ी आबादी गांवों, छोटे शहरों और कस्बों में रहती है और 10 रुपये का प्राइस पॉइंट वहाँ के कस्टमर के लिए ज़्यादा बड़ा खर्च नहीं है। इसलिए कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाई कि पहले एक डिस्ट्रिक्ट को इतना मजबूत किया जाए कि वहाँ के लगभग हर किराना स्टोर, ढाबे और बस स्टैंड तक लाहौरी जीरा पहुँच जाए। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि छोटे कस्बों में डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का पहला सवाल होता है डिमांड कहाँ से आएगी, और दूसरा पेमेंट कैश में होगा या क्रेडिट पर। लाहौरी जीरा ने यहाँ भी अलग तरीका अपनाया। फाउंडर्स खुद मार्केट में निकलने लगे,
किराना स्टोर्स पर गए, दुकानदारों को सैंपल दिए और लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट कराया। जब छोटे छोटे ऑर्डर्स आने लगे तो फाउंडर्स ने यही डिमांड डिस्ट्रीब्यूटर के सामने रख दी। यानी डिस्ट्रीब्यूटर को ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, क्योंकि डिमांड पहले से दिखाई दे रही थी। इससे डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्क काफ़ी कम हो गया। इसके साथ कंपनी ने नो रिटर्न पॉलिसी पर भी काम किया, यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया माल बिना बिके वापस नहीं आना था। ऐसा मॉडल तभी काम कर सकता है जब प्रोडक्ट तेज़ी से बिक रहा हो और लाहौरी जीरा शुरुआत से ही फास्ट मूविंग प्रोडक्ट बनने लगा था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी का पैसा स्टॉक में लंबे समय तक फंसा नहीं रहा और कैश फ्लो कंट्रोल में रहा। लेकिन फाउंडर्स को एक और चीज़ अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस सीजनल होता है। गर्मियों के 3 से 4 महीने पूरे साल की बिक्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर पीक सीजन में किसी इलाके की सप्लाई टूट गई तो सेल पर सीधा असर पड़ सकता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को डिमांड वाले एरियाज़ के पास रखने की स्ट्रैटेजी अपनाई गई, ताकि ऑर्डर आते ही प्रोडक्ट जल्दी तैयार हो और कम से कम समय में दुकानदार तक पहुंच जाए। और यही छोटी छोटी बिजनेस स्ट्रैटेजी धीरे धीरे लाहौरी जीरा के लिए बड़ा कंपाउंडिंग एडवांटेज बनती चली गई। लेकिन जैसे ही लाहौरी जीरा ने मार्केट में अपने पैर जमाने शुरू किए, कंपटीशन भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। देसी फ्लेवर्स की डिमांड बढ़ते ही मार्केट में कॉपी कैट ब्रांड्स की बाढ़ आ गई। कई ब्रांड्स ने लगभग उसी तरह की बोतल डिज़ाइन की, नाम मिलता जुलता रखा, जीरा फ्लेवर रखा और कीमत भी वही 10 रुपये रखी। और ये सिर्फ 2-4 ब्रांड्स की बात नहीं थी, करीब 70 से ज़्यादा कॉपीकैट ब्रांड्स मार्केट में दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि कुछ बड़ी एफएमसीजी कंपनियों ने भी अपना जीरा सोडा लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब सवाल था कि क्या इतने बड़े प्लेयर्स लाहौरी जीरा का टेस्ट कॉपी करके उसे मार्केट से बाहर कर देंगे? लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग थी। जब कोई ब्रांड किसी कैटेगरी में पहले ही मजबूत पोजीशन बना लेता है तो धीरे धीरे उसका नाम और टेस्ट ही उस कैटेगरी का बेंचमार्क बन जाता है। किसी ड्रिंक का टेस्ट कॉपी करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में काफ़ी मुश्किल है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हर इंग्रेडिएंट का एग्जैक्ट बैलेंस, क्वांटिटी और मुंह में आने वाला वही फील दोबारा बनाना आसान नहीं है। यही वजह है कि आज तक कोई भी कोका कोला या पेप्सी का बिल्कुल वही टेस्ट कॉपी नहीं कर पाया। दूसरी बड़ी बात थी प्राइसिंग। बड़े ब्रांड्स का पूरा प्राइसिंग स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर कोई बड़ा ब्रांड सीधे 10 रुपये वाली कैटेगरी में उतरता है तो उसके बाकी प्रोडक्ट्स की प्रीमियम इमेज पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए देखा जाए तो दूसरे ब्रांड्स लाहौरी जीरा के लिए जितना बड़ा खतरा थे, लाहौरी जीरा भी उनके लिए उतना ही बड़ा चैलेंज बन चुका था। और मजे की बात यह है कि इस कंपटीशन का एक फायदा भी हुआ। जब अलग अलग कंपनियां देसी फ्लेवर्स वाली ड्रिंक्स लेकर आने लगीं, तो पूरी कैटेगरी के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ने लगी और देसी कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट भी तेजी से ग्रो करने लगा। अब दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लाहौरी जीरा का ये बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में भी काम करेगा, या फिर ये भी उन कई देसी ब्रांड्स की तरह कुछ सालों की पॉपुलैरिटी के बाद धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अगर मार्केट के आंकड़ों को देखें तो भारत में इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ की बहुत बड़ी गुंजाइश है। भारत में एक व्यक्ति साल भर में औसतन सिर्फ 7 से 8 लीटर के आसपास कोल्ड ड्रिंक पीता है। वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों में ये आंकड़ा करीब 100 लीटर के आसपास है और पूरी दुनिया का एवरेज करीब 45 लीटर के आसपास है। यानी कोका कोला और पेप्सी जैसे बड़े प्लेयर्स के मौजूद होने के बावजूद भारत की कोल्ड ड्रिंक मार्केट अभी पूरी तरह सैचुरेटेड नहीं हुई है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, छोटे शहरों और कस्बों में स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, घर घर में फ्रिज और बेहतर रिटेल नेटवर्क पहुंचेगा, वैसे वैसे कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। और इसी के साथ देसी फ्लेवर वाली ड्रिंक्स का सेगमेंट भी अपनी जगह बना रहा है। आज लाहौरी जीरा को सिर्फ एक छोटा रीजनल ब्रांड कहना सही नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका था और अब कंपनी ने करीब 2800 करोड़ रुपए तक पहुंचने का टारगेट रखा है। एक 10 रुपए की बोतल से इतना बड़ा नंबर बनाना, और वो भी ऐसे मार्केट में जहां कोका कोला और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियां पहले से मौजूद हों, छोटी उपलब्धि नहीं है। गर्मियों के पीक सीजन में कंपनी एक दिन में करीब 50 लाख तक बोतलें मार्केट में भेजने के स्तर तक पहुंच चुकी है। और कहानी सिर्फ जीरा सोडा तक नहीं रुकी। शुरुआत एक प्रोडक्ट से हुई थी, लेकिन समय के साथ कंपनी ने नींबू, शिकंजी और कच्चा आम जैसे फ्लेवर्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं।
इस समय ब्रांड करीब 18 राज्यों तक पहुंच चुका है। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश जैसे मार्केट्स में इसकी मजबूत पकड़ बन चुकी है। हालांकि जैसे ही आप साउथ और वेस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं, वहां कंपटीशन थोड़ा अलग दिखाई देता है। यहाँ इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कई मजबूत लोकल ब्रांड्स भी पहले से मौजूद हैं, लेकिन लाहौरी जीरा अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे नए मार्केट्स में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अगर कंपनी अपनी कीमत, टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और देसी फ्लेवर की पहचान को बनाए रखती है, तो आने वाले समय में लाहौरी जीरा और भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। लेकिन दोस्तों, लाहौरी जीरा की कहानी हमें एक बड़ी बिजनेस सीख भी देती है। जरूरी नहीं कि किसी बड़े मार्केट में जीतने के लिए आपके पास सबसे बड़ा बजट हो। कई बार जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि आप कस्टमर की ऐसी जरूरत पहचान लें जिसे बड़े प्लेयर्स नजरअंदाज कर रहे हों, और फिर उसी जरूरत को सही प्रोडक्ट, सही कीमत और सही डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लगातार लोगों तक पहुंचाते रहें। और शायद यही लाहौरी जीरा की पूरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है।